नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये बाइलिंगुअल होगा एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमसे पेड ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को, जिसके संबंधित आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शन हैं, आप जो चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक ईजिली अवेलेबल हो। राइट, आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सितंबर 2000 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय प्रसार पर एक समिति बनी थी, यानी कि इंडियन डायस्पोरा पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो वो अध्यक्ष थे LM सिंघवी, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि जो संविधान की मूल संरचना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य, यानी कि वेलफेयर स्टेट। फिर आता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। फिर आता है नागरिकता और आर्टिकल 32। तो जो सम्मिलित नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागरिकता। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी 1973 के केशवानंद भारती केस में, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली प्राक्कलन समिति, यानी कि जो फर्स्ट एस्टिमेट्स कमेटी बनी थी वो किस वर्ष बनी थी। 1948, 46, 50 या 51। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है और ये किस आर्टिकल में किया गया है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में। देखिए, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। एक अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 352 में इसको जोड़ा गया था। अब आपको ये कमेंट कर बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात की गई है कि इनमें से कौन सी मत कॉन्करेंट सूची में नहीं आती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोविजन है 3 लिस्ट का, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें से कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में दिया हुआ है कारखाने, फिर दिया हुआ है मादक द्रव्य और विष, यानी कि ड्रग्स और पॉइजन्स, फिर RBI और उसके बाद है समाचार पुस्तकें और मुद्रणालय। तो इसमें से क्या नहीं सम्मिलित होगा। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें बात की गई है दल परिवर्तन विरोधी विधि जो है, यानी कि दल बदल एक्चुअली यहाँ पर होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल परिवर्तन जो विरोधी विधि है, इसको किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था। केरल में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में जो अंतरिम बैठक हुई थी, अंतरिम कैबिनेट बनी थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसको इंटरिम कैबिनेट कहेंगे। 1946 में निर्मित हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी ने। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है इनमें से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो नहीं रहे हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। YV चौहान, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, VP सिंह और SR वाडिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा SR वाडिया जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ऑप्शन डी। हमको बताना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा स्केड्यूल है, यानी कि कौन सी वो अनुसूची है जिसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज के लिए। तो ये बात की गई है 5th
स्केड्यूल में, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारी 6th स्केड्यूल है उसमें किसकी बात की गई है? उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई है, लेकिन इन द स्टेट्स ऑफ, कौन से राज्यों में बात की गई है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन 4 राज्यों के संदर्भ में बात की गई है। और 5th में सेवरल स्टेट्स के लिए बात की गई है। जितने भी ये स्केड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमको लर्न होने चाहिए, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। जो स्केड्यूल्स यहाँ पर मेंशन्ड है उनको हम देख लेते हैं। 3rd स्केड्यूल में किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है ओथ्स की, ठीक है। 3rd स्केड्यूल ओथ्स से संबंधित है। और जो 9th स्केड्यूल है हमारे उसका, वो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन से। तो इस तरह से जितने भी स्केड्यूल्स हैं हमारे 12 के 12 सारे लर्न होने चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने के जो अधिकार हैं, ये क्या, कौन से अधिकार हैं? मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसमें बात की गई है, हमें उस घटना को बताना है जो सबसे बाद में घटित हुई है। तो ये सारे अगर हमको पता होंगे ईयर्स, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ है, तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। बंगाल विभाजन की बात हुई है 1905 में। उसके बाद सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस जो है ये कब लाई गई थी? तो सब्सिडियरी अलायंस आई थी 1798 से 1805 के बीच में। किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के बीच समय पर। और हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये आई थी लॉर्ड डलहौजी के समय पर 1848 से 1856 के बीच में। और स्थायी बंदोबस्त जो है यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर 1793। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? परमानेंट सेटलमेंट की, देन सहायक संधि, उसके बाद हड़प नीति और अंत में क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देन बात की गई है गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह, तो वो कौन सा था? चंपारण, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो जो सबसे पहला सफल आंदोलन था, सत्याग्रह था इंडिया में, वो था ए, यानी कि चंपारण बिहार में। देन इनमें से 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने, सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव या फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय के द्वारा। देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऐसे इंग्लिश का कन्वर्जन एम.एन. रॉय होगा, ठीक है। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि खुदाई खिदमतगार इस संगठन को 1929 में किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हजरत मोहानी, मोहम्मद यूनुस, हकीम अजमल खान या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। फिर देखते हैं नवंबर 1930 में लंदन में फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसको आयोजित किया गया था। और इसमें कितने भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसकी बात की जा रही है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो कितने थे? 69, 89, 79 या 59? तो 89 जो इंडियंस थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। इसमें कहा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था उनमें इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो संबंधित नहीं है इससे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से? तो पहला दिया हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, गंगा शरण सिंह या राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं थे। फिर बात की गई है कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे ये निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, यानी कि इनका इलेक्शन हुआ था अनअपोज्ड। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1938, त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में, देखिए ये जगह ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश अधिवेशन हुआ था 1939 में, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो ये जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे ये हुए थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिपुरा अधिवेशन में। फिर बात की गई है भारत में पौराणिक संघर्ष कौन था जो अगस्त क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ?
तो वो कौन सा पौराणिक संघर्ष था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर स्वदेशी आंदोलन। देखिए लेजेंडरी स्ट्रगल की बात की जा रही है, पौराणिक में आप पुराणों से मत ले लीजिएगा, यहाँ पर इसका मतलब प्रसिद्ध से होगा, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध संघर्ष था जिसको अगस्त क्रांति कहा गया, यानी कि अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ये अगस्त में ही छिड़ा था, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बात की गई है इनमें से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पूना में किया था? अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सैयद हैदर रजा या लाला लाजपत राय। तो इसमें बात की गई है मुंबई और पूना में, तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पुणे में हुआ था, जबकि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने कहाँ पर किया था? पंजाब में। और सैयद हैदर रजा जो है इन्होंने दिल्ली में किया था। फिर बात आती है चिदम्बरम पिल्लई की, और इन्होंने चिदम्बरम पिल्लई में कहाँ पर किया था? इन्होंने किया था मद्रास में, राइट। तो जो भी जहाँ को इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके नाम हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि इनमें से क्या नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे उसमें शामिल नहीं है? तो इन्होंने क्या कहा था? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन, मौलिक अधिकारों की मांग, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो क्या इसमें सम्मिलित नहीं था, ये बताना है यहाँ पर। इसमें पहला दिया हुआ है भाषाई आधार पर प्रोविंसेस यानी प्रांतों के गठन की बात की गई थी। फिर कहा गया है केंद्र और राज्यों में जो उत्तरदायी सरकार है उसका गठन की बात की गई है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंटर एंड स्टेट्स। फिर मौलिक अधिकारों की मांग की, और अंत में कहा गया है भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो आपको पता है नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वराज्य की। इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये रिकमेंडेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं था। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है ये जो सेक्ट थे, ये जो संप्रदाय थे, उनके थिंकर्स दिए हुए हैं, और हमें बताना है कौन इनमें से महावीर और महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्रेरीज यानी समकालीन थे। तो ऑप्शन है पूरन कश्यप, मक्खाली घोषाल, और उसके बाद है अजीत केश कम्बलिन, और अंत में दिया हुआ है पथुकत चायन। तो ये चारों ही हो जाएंगे हमारे इनके कंटेम्प्रेरीज। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, उसमें कौन सा संप्रदाय महावीर और महात्मा बुद्ध के समकालीन था? तो देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, दोनों सेम बातें दी हुई हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको बताना है कि वैष्णव धर्म में जो चतुर्व्यूह का सिद्धांत है, चतुर्व्यूह का प्रिंसिपल है, इसमें से कौन से देवता इसमें इंक्लूडेड नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं सांब, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इसमें सांब जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो चौथे हो जाएंगे वो हो जाएंगे वासुदेव, ठीक है। तो जो चतुर्व्यूह में 4 लोग आते हैं, 4 देवता, वो कौन कौन से हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा? संकर्षण, वासुदेव और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला दिया हुआ है योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा दर्शन ये दिया हुआ है जैमिनी, और सांख्य दर्शन दिया हुआ है कपिल मुनि। तो ये सारे ही बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, हमें इसमें बताना है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ये स्थल है इनमें से कौन सा इनका सही क्रम है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले बोध गया, कुशीनारा, वैशाली, कुशीनगर, देन सारनाथ, वल्लभी, श्रावस्ती, बोध गया, या फिर लुम्बिनी, बोध गया, देवहत, सारनाथ, या फिर लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो सी और डी ऑप्शन हमारे सामने ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको बताना है कि सुल्तान बर्नी का ये जो कथन है किसके लिए किया गया था ये कथन। तो देख लेते हैं क्या कहा था। सुल्तान बर्नी ने कहा था कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो ये शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, यानी कि व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप ही वाज फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत। तो ये सुल्तान बर्नी ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देन
लोधी वंश के जो शासक थे उनको हमें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले थे बहलोल लोधी, उसके बाद थे सिकंदर लोधी और अंत में थे इब्राहिम लोधी जिनका युद्ध हुआ था बाबर के साथ। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है इनमें से इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो फर्स्ट सूबेदार इन बिहार जो इल्तुतमिश के द्वारा अपॉइंट हुए थे वो थे मलिक जानी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन मुगल काल में कर निर्धारण की प्रणालियों में सबसे पुरानी व सामान्य प्रणाली क्या थी? तो टैक्सेशन सिस्टम्स की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे ओल्डेस्ट और कॉमन सिस्टम कौन सा था यहाँ पर? पहला दिया हुआ है नस के जुज, उसके बाद है जाप्ती, फिर कानकूत, उसके बाद बटाई, गल्ला बख्शी या माओली। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बटाई, गल्ला बख्शी या माओली ये सबसे पुरानी और सामान्य प्रणाली थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के धार्मिक जो सुधारक थे वो इनमें से कौन थे? गुरु नानक, मीराबाई, रसखान या कबीर। तो इसमें इंक्लूडेड थे, ये सभी के सभी इंक्लूडेड थे इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है श्रीनगर को गिलगित से वो कौन सा दर्रा या पास है जो जोड़ता है? तो ये पासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है बनिहाल पास, माना पास, बुर्जिल पास या लिपुलेख पास। तो जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है वो हो जाएगा हमारा बुर्जिल दर्रा, यानी कि बुर्जिल पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसमें हमको बताना है कि वो कौन सी ट्राइब है जो बिहार में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं परिया, बिंजिया, परैया और सहरिया। तो जो बिहार में नहीं पाई जाती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सहरिया जो है ये यहाँ नहीं पाई जाती है। बिहार में जो और बाकी ट्राइब्स हैं उनमें है बिरहोर, खोन, पहाड़ी, कोरवा, सौरिया, पहाड़िया, चिकबरिक, गोराइत, बिरजिया, परैया, भिंगिया, सवर, भटूदी और किसन। देखिए इस तरह से आप अगर एक दो बार सुन लेंगे तो शायद लर्न हो जाए, क्योंकि सब कुछ लर्न करना सारी टाइप्स पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है अगर आप एक दो बार ध्यान से सुने तो शायद याद हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 के सेंसस से। इसमें कहा गया है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात यानी कि जो हमारा सेक्स रेशियो है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दमन एंड दीव ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुडुचेरी। यहाँ पर जो लिंगानुपात था सेक्स रेशियो वो था 1037 और मिनिमम सेक्स रेशियो है दमन एंड दीव में, यहाँ पर था 618, राइट। देन इसमें देखना है कौन सा सही से जुड़ा हुआ है, कौन सा सही सुमेलित है। तो ये आइलैंड्स दिए हुए हैं, सबसे बड़े आइलैंड्स दिए हुए हैं ओशियंस के, हमें देखना है। प्रशांत महासागर दिया हुआ है न्यू गिनी, हिंद महासागर दिया हुआ है मेडागास्कर, जापान का होन्शू और फिलीपींस का लुजोन। देखिए ओशियंस और कंट्रीज दोनों के हमें लार्जेस्ट आइलैंड्स दिए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये सारे के सारे बिल्कुल सही सुमेलित है। हमको बताना है कि बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभ्रक मिट्टी यानी कि जो माइका सॉइल होती है उसको पाई जाती है? किशनगंज, भागलपुर, नवादा या गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवादा में पाई जाती है ये सॉइल। ठीक है, इसमें हमको बताना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन किसे कहा जाता है, यानी कि महासागरों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। महासागरीय धारा को, प्रवाल भित्ति को, द्वीप समूह को या फाइटोप्लैंक्टन्स को। तो ये कोरल रीफ्स यानी कि प्रवाल भित्ति को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यूरेनियम अयस्क की कौन सी खान झारखंड में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं भाटिन खान, बागजाता खान, उसके बाद दिया हुआ है बाडू हुरांग खान और फिर तुरामडीह खान। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारी की सारी झारखंड में स्थित है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कलोल,
ये एक तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड है, सिंगरौली कोल फील्ड है, और बालाघाट यूरेनियम माइन है, एंड देन कटनी जो है ये बॉक्साइट माइन है। तो जो सुमेलित नहीं पूछा गया है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये जो बालाघाट है ये एक यूरेनियम माइन नहीं है, ये मैंगनीज माइन है। ठीक है, कौन सी माइन है? मैंगनीज माइन है। बाकी जो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही मैच्ड है। इसमें हमको बताना है वो कौन सी नदी है जिसको बिहार में अपवित्र और अशुभ माना जाता है, यानी कि इम्प्योर और इनऑस्पिशियस। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली है पुनपुन, देन कोसी, कमला, कर्मनाशा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्मनाशा को अपवित्र और अशुभ माना जाता है। राइट। ये जो नदी है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के निकट ये गंगा में मिलती है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा भी बनाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस पे बात की गई है, इसमें कहा गया है कैपिटल और कंट्री दी हुई है, कौन सा इनकरेक्ट है? पहले में दिया हुआ है बहरीन, मनामा, फिर दिया हुआ है रवांडा, किगाली, जमाइका, कैराकस और उरुग्वे, मॉन्टेवीडियो। तो जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जमाइका की जो कैपिटल है वो क्या है? किंगस्टन। राइट। और कैराकस किसकी कैपिटल है? ये है वेनेजुएला कंट्री की कैपिटल। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बात की गई है, हमें बताना है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो सबसे लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है एंटार्क्टिका, एरिया वाइज बात हो रही है यहाँ पर, देन उसके बाद आएगा यूरोप, और एंड में आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट पूछा गया है, यानी कि अफ्रीका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा एक मैदानी पश्चिमी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा एक मैदान है जो पश्चिमी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। इंडस प्लेन, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पश्चिमी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपको मैप पता है तो आप इनको आसानी से बता सकते हैं कहाँ पर होंगे जितने भी प्लेन्स बताए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि ये किधर आएगा? ये ईस्ट साइड पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है वो कौन सा एलिमेंट है जो एयर और डार्कनेस पे रखने पर अपने आप ग्लो करने लगता है, यानी कि वायु और अंधेरे में जब उसको रखा जाता है तो वो स्वतः ही दीप्त होता है। ऑप्शंस हैं वाइट फॉस्फोरस, डाई फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्वेत फॉस्फोरस। ये जो होता है ये बेसिकली जल में रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वायु में जलने लगता है, और इसका जो ग्लो होता है इसको क्या कहते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस। क्या कहा जाता है? केमिल्यूमिनेसेंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस में किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट, हाइड्रोजन बॉम्ब, अग्निरोधक कपड़ा या पैराशूट में। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निरोधक कपड़े में। आगे दिया हुआ है इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जो फोटोग्राफी और एंटीक्लोर दोनों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम मोलिब्डेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। देन इसमें हमको बताना है कौन सा एल्कली नहीं है। नहीं है ऑप्शन है NaOH, HNO3, CaOH होल टू वाइस, CH3COOH। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक से अधिक ऐसे हैं जो एल्कली नहीं है। कौन कौन से हैं वो जो एल्कली नहीं है? वो है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा है CH3COOH, और NaOH और CaOH होल टू वाइस जो दिया हुआ है ये हमारा एल्कली हो जाएंगे। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर जो वायु प्रदूषक है, यानी कि जो सबसे एंडेंजरिंग है ह्यूमन हेल्थ के लिए एयर पोल्यूटेंट, वो कौन सा है? हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा
एयर पोल्यूटेंट सबसे सीरियस एयर पोल्यूटेंट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है अल्ट्रासोनिक वेव्स के से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। पहले में कहा गया है कि ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं, कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से कम होती हैं और ये कपड़ों से धूल हटाकर उनको साफ कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में। तो यहाँ इनकरेक्ट जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से कम नहीं ज़्यादा होती हैं। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बताना है वो कौन सी गैस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक, क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन दोनों को ही इसमें यूज़ किया जाता है। राइट, आगे देखते हैं। इसमें हमको क्वांटिटी दी हुई है और उसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है। हमको बताना है कि कौन इसमें सही नहीं है। राइट, तो पावर का दिया हुआ है वॉट, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का दिया हुआ है टेस्ला, रेजिस्टेंस प्रतिरोध ओम दिया हुआ है, और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल का दिया हुआ है वोल्टेज। तो जो हमें बताना है करेक्ट नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है वेबर। राइट, ऐसा यूनिट क्या होता है वेबर। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं हिंदी में दिए हुए हैं और दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम दोनों को ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ये वाला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताना है हमको इसमें, बेंजीन, ईथर, पानी और मरकरी यानी पारा में। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मरकरी होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। फिर हम इधर देख लेते हैं। इसमें हमको बताना है किसकी वजह से पानी में से जो भरा बर्तन है उसमें अगर कोई भी स्टिक डुबोई जाती है तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। राइट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट है मतलब। तो स्पीड ऑफ लाइट का इन्वेंशन किया गया था, इन्वेंटर इसके कूलिज बताए गए हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थॉमस यंग, न्यूक्लियर फिजन इसको ऑटोहन और स्ट्रॉसमैन कहा गया है, और लोगैरिथम का बताया गया है ब्रिक्स एंड जॉन नेपियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की जो खोज की गई थी वो की गई थी रोमर के द्वारा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया हुआ है कि जो सिल्वर होता है यानी कि चांदी, ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक होता है, और जो एटॉमिक बम परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है। तो यहाँ पर ये अभी तक के ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। चौथा देख लेते हैं। यूरेनियम का जो रेडियोधर्मी विघटन के बाद यानी कि जो अंतिम उत्पाद होता है वो टिन बताया गया है। एंड प्रोडक्ट क्या बताया गया है, रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन का यूरेनियम का टिन, जबकि क्या होता है लेड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो वाइटामिन्स की खोज का बताया गया है खोजकर्ता फंक को, और वाइटामिन्स बताए गए हैं कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जो विटामिन सी है ये सबसे उत्तम स्रोत इसका क्या है आंवला। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद कहा गया है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। तो ये देखिए विटामिन के इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। सही कथन हमको बताना है, यहाँ पर ये सारे ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें बात की गई है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो सबसे पहले कौन सी हुई, तो हम पहले देख लेते हैं ईयर्स कौन सी घटना कब हुई। दिया हुआ है असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1920 से 21। देन खेड़ा आंदोलन, और फिर अहमदाबाद मिल और चंपारण। ये देखिए इसमें हमको सीक्वेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों कंफ्यूज कर देते हैं हमको। सबसे पहले हुआ था चंपारण, देन उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा। ठीक है, चंपारण 1917 में हुआ है, अहमदाबाद जो है ये फरवरी मार्च 1918 का है इंसिडेंट, और खेड़ा जो है ये हुआ है मार्च 22 1918 के पास। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो वो हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। देन
नेक्स्ट दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, बाण भट्ट दिया हुआ है कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र दिया हुआ है वृहत कथा मंजरी। तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कथा सरित सागर है ये किसकी है, सोमदेव की है, राइट। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक है, ये भी काफ़ी फेमस है और इम्पॉर्टेंट है, इसको बताइएगा कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने। आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, और इन्होंने राज्यारोहण की जो इनकी तिथि थी वो 334 ईस्वी गुप्त संवत इसको माना जाता है, आरंभ इसका माना जाता है 334 ईस्वी को। उसके बाद कहा गया है इन्होंने अपना विवाह जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमारा देवी उनसे किया था। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकी जो राज्यारोहण की तिथि है वो 319 ईस्वी थी, ठीक है, यानी कि 319 AD, और इसी को कंसीडर किया जाता है शुरुआत गुप्ता एरा की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि जो शलाका पुरुष का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये किससे संबंधित है, भागवत से, जैन से, शैव से, या बुद्धिस्ट से। तो ये संबंधित है जैन से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है इनमें से वो कौन सा स्थल है जिसके साथ कपिल वस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है। तो वो पडरौना है, रुमिनदेही है, तिल्लोरा कोट है, या पिपरवा है। तो यहाँ हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा पिपरवा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। इसमें हमको बताना है कि मनुष्य रूप में बुद्ध का जो प्रथम साक्ष्य मिला है, प्रथम एविडेंस है, वो कहाँ से मिली है वो मूर्ति का। तो मथुरा, गया, सांची या अमरावती। तो वो मिली है मथुरा से, ठीक है, क्योंकि ये मथुरा ही आर्ट थी जिसमें सबसे पहले मनुष्य रूप में बुद्ध का अंकन हुआ था। फिर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था दारुल शफा। तो ये क्या था, बेसिकली एक अतिथि गृह था यानी गेस्ट हाउस था, दानशाला यानी चैरिटी हाउस, खैराती दवाखाना हॉस्पिटल की तरह, या मजदूरों के लिए ये एक अलग विभाग था। तो ये एक खैराती दवाखाना था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि दारुल शफा किसने स्थापित किया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे हमको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो पहला दिया हुआ है लैंड होल्डर्स एसोसिएशन 1838, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1856, इंडिया लीग 1875 और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। तो इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर हमको। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इस्टेब्लिश हुआ था, ना कि 56 में। आगे देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में हमको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोविजन था जो इंक्लूडेड नहीं था। तो पहले में दिया हुआ है इसमें सभी विषयों को 3 सूचियों में डिवाइड करने की बात की गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देन एक केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, और बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। उसके बाद कहा गया है ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें रियासतों को शामिल होना अनिवार्य था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, कौन सा इसमें प्रावधान शामिल नहीं था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसको अनिवार्य नहीं रखा गया था, ये ऑप्शनल था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बात की गई है वो कौन से नेता हैं कांग्रेस के जो उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे, यानी कि जो मॉडरेट लीडर नहीं थे। तो ऑप्शन हैं दिनशा वॉचा, मदन मोहन मालवीय, अश्विनी कुमार दत्त और फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मॉडरेट में नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में इंक्लूडेड थे, ठीक है। देन आगे देखते हैं, बात की गई है देश में जो विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इसके गठन की सिफारिश किसने की थी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो फॉर्मेशन हुई थी इसके लिए किसने सजेस्ट किया था। तो वो कौन सी कमेटी थी, राधाकृष्णन कमेटी, कोठारी शिक्षा कमेटी, सैडलर आयोग या हार्टोग समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राधाकृष्ण आयोग। फिर देखते हैं भू राजस्व की जो नई पद्धति थी इजारेदारी प्रथा, ये किसके द्वारा लाई गई थी।
भू राजस्व यानी कि जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड ये सिस्टम था, ये किसके द्वारा लाई गई थी? कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, टॉमस मुनरो या एल्फिंस्टन। तो ये लाई गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। बात की गई है कि अल्पसंख्यक उप समिति यानी कि माइनॉरिटीज़ की जो सब कमेटी थी, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। देन संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी भी कहा जाता है जिसको, उसके अध्यक्ष बताए गए हैं सरदार पटेल। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी, इसके लिए JB कृपलानी अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो संचालन समिति थी, इसके सरदार पटेल नहीं थे, इसका अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो संचालन समिति के कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है इनमें से किसका गठन 1919 में हुआ था। तो गठन या कौन सी घटना यहाँ पर होना चाहिए जो 1919 में घटित हुई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या सत्याग्रह सभा का गठन। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सत्याग्रह जो सभा थी ये गठित हुई थी 1919 में। इसमें हमको बिंबिसार के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कहा गया है महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्रेरी या समकालीन थे, राजगृह की इन्होंने स्थापना की थी और ये अजातशत्रु के पुत्र थे और इनका संबंध किससे था? हर्यंक वंश से। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट बताना है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, ना कि इसका ऑपोजिट था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है इसीलिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बात की गई है इनमें से कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके संदर्भ में हमको इनकरेक्ट बताना है। कहा गया है पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को इसमें स्वीकार कर लिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। फिर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से होना था। ब्रिटिश भारत और जो देसी रियासतें थी इनको मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि इंडियन कन्फेडरेशन बनाने का। फिर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय विभाजन की भी बात की गई। तो यहाँ पर हमको बताना है इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें निर्वाचन का प्रत्यक्ष विधि की बात नहीं की गई थी, इन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्ट करने की बात की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि पिथरा ड्यूरा टेक्निक यानी कि पिथरा ड्यूरा जो तकनीक थी इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था और ये कौन सी तकनीक है? इसमें क्या होता है, जो दीवारों में कीमती पत्थर और रत्नों को जड़ दिया जाता है, तो इसका उपयोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हुआ है, द्रविड़ शैली में हुआ है, नागर शैली में हुआ है या बीसर शैली में हुआ है। तो यहाँ पर इजी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, ये मुगल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। फिर देखते हैं रामोसिस विद्रोह, इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कहा गया है इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो चित्तूर सिंह ने किया था। ये मराठा युगीन पुलिस थे और इनका विद्रोह का संबंध बंगाल से था और इस विद्रोह में उमा जी के नेतृत्व में 1826 में इसको दोबारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका संबंध बंगाल से नहीं था, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो ये इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्ट है वो हमने देख लिया है, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। फिर देखते हैं बात कानपुर बोल्शेविक जो षड्यंत्र है इस केस से कौन संबंधित नहीं है, यानी कि कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन है एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता या शिशिर कुमार घोष। तो इससे संबंधित नहीं थे शिशिर कुमार घोष, बाकी ये लोग इससे संबंधित हैं। फिर आगे है यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहले कहा गया है इसके जो प्रवर्तक थे, प्रमोटर थे, वो हेनरी विवियन डिरेजियो थे और इनके अनुयायियों ने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया था और इसने हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों का इसको समर्थन मिला था इस आंदोलन को, और इसका प्रमुख केंद्र जो था वो हिंदू कॉलेज ही था। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ कि हेनरी विवियन जो डिराजियो थे ये इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, इंडिया में रहते थे, लेकिन ये किस यूरोपियन कंट्री के ओरिजिन के थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी यूरोपियन कंट्री को ये बिलोंग करते थे, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि इनको हिंदू कॉलेज के जो प्रबंधक थे उनका समर्थन नहीं मिला था।
आगे देखते हैं, इसमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा मैच्ड है। तो अनीमिया बताया गया है लौह की कमी यानी आयरन डेफिशिएंसी, क्वाशियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन अल्पता, जीरोप्थेल्मिया जो है विटामिन बी की कमी से, और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। तो करेक्ट जो है यहाँ पर हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जीरोप्थेल्मिया जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि बी की कमी से। नेक्स्ट है, शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है जिसको अर्थराइटिस भी कहा जाता है, ये किसके जमा होने के कारण से होता है? विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट के, यूरिक अम्ल के या यूरिया के? तो ये हो जाएगा यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, मैच नहीं है करेक्टली। डिजीज दिया हुआ है और किसकी कमी से होता है ये बताया गया है। तो धान में जो खैरा रोग है ये जस्ता की कमी से होता है। नींबू में जो डायबैक रोग है ये कॉपर की कमी से होता है। सेब में आंतरिक आग यानी कि इनर कॉर्क जो होता है एप्पल में वो बोरॉन की वजह से होता है। और पत्ता गोभी में विपटेल रोग लोहा की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोहा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। ठीक है, बाकी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको बताना है कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। तो कॉलरा यानी कि हैजा, उसके बाद प्लेग, रेबीज और चेचक यानी कि चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो है ये किससे होता है? वायरस से होता है। रेबीज किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। और हैजा और प्लेग जो है ये होते हैं बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसमें कहा गया है रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट है इसको लॉन्च किया है 5 मई 2020 को। और ये जो रॉकेट है ये नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के लिए परीक्षण संस्करण और अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए कार्गो वापसी कैप्सूल को ले जाने के लिए में सक्षम है और इसने अपनी पहली उड़ान भरी है। तो ये कौन सा देश है? ये हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें बात की गई है कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है इन्होंने बाहरी राज्यों में राज्य में जो आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी जैसे जो नॉर्म्स हैं इनको फॉलो करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो निगाह किया है, दृष्टि, कोरोना सतर्क या आयुष कवच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निगाह, ऑप्शन ए। तो निगाह जो प्रोग्राम है किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। तो इस तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की पोजीशन 74th है। तो हमें बताना है फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड या नॉर्वे। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो है स्वीडन की, ऑप्शन बी। और उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड एंड देन आता है फिनलैंड, राइट। इसमें कहा गया है कि सेना कमांडरों का जो सम्मेलन था इसका पहला चरण 27 मई से 29 मई के बीच में आयोजित हुआ और इसका जो दूसरा चरण है ये कब आयोजित होगा? तो ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 से 27 जून के बीच में। फिर दिया हुआ है कौन सा इनकरेक्ट है। तो विश्व अस्थमा डे ये मनाया जाता है 7 मई को। और उसके बाद कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल लेबर डे। और उसके बाद कहा गया है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर डे मनाया जाता है। देन आखिरी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो वर्ल्ड अस्थमा डे है ये मनाया जाता है 4 मई को, ना कि 7 मई को। ठीक है, बाकी सारे सही हैं एकदम, उनको देख लीजिएगा। आगे हमको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाती है। मुख्यमंत्री युवा योगा राज योजना जो है इसकी शुरुआत किसने की है? असम की सरकार ने। और आयुष संजीवनी जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। यहाँ पर हमारा पहला और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री युवा योगा राज जो योजना है इसको शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 1। अगला दिया हुआ है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इसके लेखक पूछे गए हैं इस बुक के डी कुर्गो,
स्वप्निल वर्मा, रस्किन बॉन्ड या प्रहलाद जोशी। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर दिया गया है मई 2020 में वो कौन सी राज्य की सरकार है जिसने एक योजना कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार, यानी कि नो वन विल रिमेन अनएम्प्लॉयड एवरी वन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, इसको लॉन्च किया है। तो वो कौन सा स्टेट है? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने योजना नवाता तनालू पेडलन डिक्करी इल्लू, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसको देख लीजिएगा आप, जिसे सभी गरीबों के लिए मकान योजना भी कहा जाता है। इसके तहत कितने गरीब लोगों को घर दिए गए हैं? इस योजना के तहत, ये आंध्र प्रदेश की योजना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके तहत कितने लोगों को घर दिए गए हैं? ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख लोगों को। फिर देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे कि ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा के जो ड्राइवर्स हैं इनको कितने रुपए का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 5,000 रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 20 अप्रैल 2020 को रुद्रतीर्थ सिंह का निधन हो गया था। ये जर्मनी के किस प्रमुख कार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, यानी कि किस कंपनी के सीईओ थे? तो मारुति सुजुकी, BMW इंडिया, महिंद्रा या टाटा मोटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा BMW इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 10 अप्रैल 2020 को G20 की ऊर्जा मंत्रियों की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें भाग लिया था। तो इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी, ये बात पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन से ही कई सारे पॉइंट्स पता चल जाते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से कौन से मिनिस्टर ने पार्ट लिया था G20 मीटिंग में, तो वो लिया गया था श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, राइट। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये है सऊदी अरब, इसने अध्यक्षता की है इसकी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब ऐसा पहला मुस्लिम कंट्री है जिसने इसको लीड किया है। फिर देखते हैं, इसमें बात की गई है कि 30th विश्व हीमोफीलिया डे, यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। ये दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है 23 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फर्स्ट मोबाइल लैब वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो थी इसका अनावरण किया गया, इसको लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन ए। फिर देखते हैं, बिना भौतिक स्पर्श के फाइलों और दस्तावेजों की जो आवाजाही है इसको सक्षम करने के लिए ई कार्यालय, ये एक ई ऑफिस एप्लीकेशन है। तो ये किस बल के द्वारा लॉन्च किया गया है? CISF के द्वारा, CRPF के द्वारा, BSF के द्वारा या ITBP के द्वारा? तो इसको किया गया है CISF के द्वारा लॉन्च, राइट। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि एक कक्षा में 100 बच्चे हैं, 60% जो है इनमें क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं, 10% दोनों खेल खेलते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने होंगे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप इसको पॉज कर सॉल्व कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20। देन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों को अगर हम उलट देते हैं और फिर जो संख्या निकलेगी उसमें 20% इंक्रीज करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो जो मूल संख्या होगी उसके अंकों का हमें योग बताना है। तो इसका आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 करेक्ट है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में बात की गई है कि LCD TV सेट जो है इसकी लागत मूल्य बताई गई है 1 लाख बताई गई है, और उसके बाद कहा गया है कि यदि इसका जो मूल्य है ये 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है तो 3 साल के अंत में इसकी कीमत क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 72,900। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक कार 25 किलोमीटर पर आवर की गति से 75 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और ये अपनी यात्रा के अगले 25 किलोमीटर को 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और अंतिम जो 50 किलोमीटर हैं उनको 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। तो हमको
औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर आंसर है 15 किलोमीटर्स पर आवर। फिर दिया हुआ है रघुबीर ने 84 किलोमीटर्स की यात्रा करने के बाद पाया कि अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे जो है वो कम लगते हैं। तो वास्तव में उसकी जो स्पीड है वो बतानी है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 किलोमीटर्स पर आवर। फिर दिया हुआ है एक रेफ्रिजरेटर, देखिए यहाँ पर थोड़ी मात्राओं की गलती है तो वो आप इंग्लिश से देख लीजिएगा। बात की गई है कि एक रेफ्रिजरेटर की जो लागत मूल्य है वो 28,000 है और दुकानदार जो है इस पर क्रमागत 20% और 10% की छूट देता है। तो उस पर चिन्हित कीमत हमें ज्ञात करनी है, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 31,500। आगे देखते हैं। कहा गया है 2100 पर अर्जित ब्याज क्या होगा 2 साल के लिए यदि सालाना 10% की दर से ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी मात्राएं फिर से गलत हैं, इनको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 441। देन 3 अंकों की एक संख्या ज्ञात करनी है जिसे क्रमशः 2, 5, 9 और 11 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, 991। फिर दिया हुआ है 11 परिणामों का औसत जो है वो 60 है और यदि पहले जो 6 परिणाम है इनका औसत 59 है और अंतिम का 62 है, अंतिम 6 का, तो जो छठा है उसका ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 66। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 10 दिनों में एक काम कर सकता है, ए जो है वो 10 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो वे एक साथ अगर काम करते हैं तो 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम के बचे जो जितने भी दिन बचे होंगे उनको कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 5 दिन, ऑप्शन सी में, राइट। फिर दिया हुआ है 0 से 9 तक के जो भिन्न अंक हैं इनके द्वारा 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27216। फिर आता है 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योगफल क्या है जो सभी 3 अंकों 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है, जहां अंकों की पुनरावृत्ति जो है ये स्वीकार्य नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2664। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड नेशंस की COP26 का आयोजन स्थगित कर दिया गया था और ये नवंबर 2020 में किस देश में होना है प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री नहीं है, ये इंग्लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पर देश पूछा गया है तो इंग्लैंड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। फिर देखते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर को। ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव कर दिया है और उसको कितने रुपए की मंजूरी दी गई है ये पूछा गया है। तो इसको दी गई है 1285 करोड़ रुपीस की मंजूरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं भारत का फर्स्ट कोविड-19 समर्पित जो हॉस्पिटल है ये मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया और इसमें कितने बेड्स हैं। तो इसमें बेड्स थे 100, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है सीमा सड़क संगठन ने रिसेंटली सिक्किम के किस शहर के पास तीस्ता नदी पर 360 फीट लंबे एक सस्पेंशन पुल का निर्माण किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं चुंगथांग, गंगटोक, कलिम्पोंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा चुंगथांग, ऑप्शन ए। फिर दिया हुआ है हाल ही में किस देश ने नेपाल को स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 107.01 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है, ठीक है, या इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका, रशिया, भारत, म्यांमार या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि रिसेंटली 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा नामक एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये किस राज्य में किया गया, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा में से। तो ये किया गया था गोवा में, ऑप्शन सी। देन कहा गया है कि रिसेंटली गाम्बिया भारत के विदेश मंत्रालय की ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में शामिल हो गया है। तो गाम्बिया किस नंबर के सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है, 12वां है, 14वां है, 16वां है या 18वां है। तो 12वां जो गाम्बिया है ये 16वां है, ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, इसका विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के सफल नेतृत्व करने वालों पर केंद्रित है। राइट, फिर देखते हैं कि भारतीय सेना ने पुनर्निर्मित पशु युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया है? बेंगलुरु कर्नाटका, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश या उदयपुर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है जो हमारे पूर्वी केंद्रीय रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर, इन पर आधारित एक पुस्तक है इनविंसिबल, इसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तरुण विजय, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी। देन बात की गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है हमारे थावरचंद गहलोत ने एकम फेस्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। और ये प्रदर्शनी पूछा गया है किससे संबंधित है? तो थावरचंद गहलोत के द्वारा एकम फेस्ट को लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये है दिव्यांग उद्यमियों से संबंधित, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 22 मार्च 2020 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य विषय क्या रहा है इस बार, ये पूछा गया है। तो जल और जलवायु परिवर्तन यानी कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए लड़ाकू विमान MiG-27 को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बहादुर, विजय, तेजस 2 या महारथी, इनमें से कौन सा नाम है? बहादुर ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन टाइफून कहा गया है टाइफून फानफोन, जिसे टाइफून उर्सुला के नाम से भी जाना जाता है, दिसंबर 29 में किस देश में आया था? तो ये कौन से देश में आया था? ये आया था फिलीपाइंस में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर दिसंबर 2019 में महिलाओं के लिए नाइट वॉक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था तिरुवनंतपुरम केरला में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन कहा गया है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले में है कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, स्मारक सिक्के कानूनी निविदा है, आरबीआई बैंकों का बैंक है और केंद्र सरकार के द्वारा 1000 रुपए तक के सभी सिक्के जारी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको नहीं बताना है कौन सा नहीं सही है, तो बी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्मारक सिक्के होते हैं यानी कि कोमेमोरेटिव कॉइन्स ये लीगल टेंडर नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण में किस क्षेत्र को अधिकतम कोटा मिलता है, यानी कि इन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स कौन सा सेक्टर है जो मैक्सिमम कोटा प्राप्त करता है? तो कमजोर वर्ग, सूक्ष्म वर्ग, छोटे और मध्यम उद्योग या कृषि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर डी। देन फिलिप वक्र के बीच में हमें देखना है संबंध किसके बीच में संबंध दिखाता है? वृद्धि और असमानता के बीच में, मांग और आपूर्ति के बीच में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी या मुद्रास्फीति या मांग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो आरबीआई एक्ट 1934 में लागू किया गया था। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे ये पहले गवर्नर थे इसके। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और रुपए कार्ड दुनिया का 5वां पेमेंट गेटवे है। तो जो इसमें सही नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का 7वां पेमेंट गेटवे है, ना कि 5वां। आगे दिया हुआ है भुगतान संतुलन में चालू खाता के घटक निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है करंट अकाउंट का इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो प्रेषण यानी कि रेमिटेंस, आय, ऋण या सेवाएं। तो जो नहीं है वो है हमारा ऋण, ऑप्शन नंबर सी। राइट, आगे देख लेते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन रेड डेटा बुक्स ये किससे संबंधित है? जल्दी से सारे ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका संबंध है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय
संघ से संबंधित है, रेड डेटा बुक्स। फिर दिया हुआ है नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की कितनी संख्या है, तो ये है 2967। इसको रट लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2967 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। में हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हाईएस्ट यील्डिंग डिस्ट्रिक्ट और क्रॉप्स दिए हुए हैं। रोहतास में राइस बताया गया है और रोहतास में ही वीट भी है। देन काटिहार में मेज़ यानी मक्का और पटना में पल्सेस। ये सारे ही करेक्ट होंगे, ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर से हमको यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो पटना का बताया गया है पोटैटो, ये गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोटैटोज होते हैं ये नालंदा में है। उसके बाद वैशाली कॉलीफ्लावर और नालंदा अनियंस और वेस्ट चंपारण शुगर केन। ये करेक्टली मैच्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसको आप कमेंट करिएगा, और अगर इसमें कुछ भी आप बताते हैं और उसमें कुछ गलत हुआ तो हम नेक्स्ट लेसन में इसको, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, राइट। इसमें कहा गया है द नेट सोन एरिया ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि बिहार का जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 56%, ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद बात की गई है 2018-19 के दौरान बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई थी, तो किशनगंज, जहानाबाद, ईस्ट चंपारण या मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर है किशनगंज, ऑप्शन ए। देन बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जिनका उद्गम जो है वो झारखंड से होता है, तो पुनपुन है, किऊल है, चंदन है या हरोहर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पर ई इसलिए होगा क्योंकि पुनपुन और जो दूसरी किऊल रिवर है ये दोनों ही ओरिजिनेट कहाँ से होती है, झारखंड से। जो पुनपुन है ये ओरिजिनेट होती है पलामू से, और जो किऊल है ये ओरिजिनेट होती है टिसरी हिल्स झारखंड से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने वैधानिक या जनगणना नगर थे, यानी कि कितने सेंसस टाउन्स या स्टैट्यूटरी टाउन्स थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 199। यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में मॉडिफाइड बर्थ रेट यानी कि संशोधित जो जन्म दर है वो कितनी है, 24.6, 26.4, 42.6 या 64.2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26.4। फिर दिया हुआ है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है, 39 है, 53 है, 65 है या 35 है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 35। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है, तो यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा गया है इसमें, तो ये है 3.2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं बिहार में बाल मृत्यु दर पूछा गया है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, तो ये है 9, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वन आच्छादित है, यानी कि कवर्ड बाय फॉरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 7.76%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से किस जिले में वन आच्छादन जो है वो सर्वाधिक है, तो रोहतास, कैमूर, जहानाबाद या जमुई, या इनमें से कोई भी नहीं, तो करेक्ट आंसर है जमुई, ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया हुआ है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से किस जिले में वन आच्छादन जो है ये सबसे कम है, तो ये हो जाएगा जहानाबाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है बिहार में वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है 9.9%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार और जो वेस्ट बंगाल है इसमें सीमा पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1950 में, 1953 या 1959 या 1956, तो ये हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1968 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू हो चुका है 8 बार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि दल परिवर्तन यानी दल बदल जो परिवर्तन विरोधी अधिनियम है इसको किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था, तो यह है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स की बात की जा रही है, तो ये इंडिया में कैसे प्रोवाइड होता है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत दिया गया है इसको, या संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है या का है, इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अंतर्गत है। उसके बाद कहा गया आर्टिकल 361(a) के अंतर्गत है, इसकी गारंटी दी जाती है, या फिर ये देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से
प्राप्त होता है, यानी कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रोमलगेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इंडिपेंडेंस है न्यूज़पेपर्स की, ये हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत ये प्राप्त होता है। फिर अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कौन से मैटर्स में। तो ये परामर्श देता है अपनी पहल पर तभी जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए अनुरोध करता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए अनुरोध करता है तभी सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस करता है, अपने आप से नहीं करता है, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।